लेट्स टॉक अबाउट कार्ब केमिस्ट्री एंड कार्ब मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी रेफर्स टू OH। तो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोजेस हैं, तो वो ग्लूकोज का एग्जाम्पल हो जाएगा उसमें, और गैलेक्टोज का। वेराज इसका आइसोमर जो होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज, दैट इज अ कीटोज शुगर। तो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन ग्रुप भी अटैच हो सकता है, बट कॉमन चीज क्या होगी कि OH बहुत सारे होंगे। कार्ब से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और 1 ग्राम कार्ब से अराउंड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी डिराइव कर सकती है हमारी बॉडी। अगर शुगर की यूनिट्स पे क्लासिफाई करें, सैकराइड मतलब शुगर, मोनो रेफर्स टू 1। तो ये सारे सिंपल शुगर्स के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और DNA और RNA में कौन सी शुगर का डिफरेंस होता है। अब डाइसैकेराइड्स की बात करें तो मतलब जिनका अगर ना हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो 2 यूनिट्स में ये टूट जाएंगे। मतलब बेसिकली सिंपल मोनोसैकेराइड्स में ये टूट जाएंगे अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए। तो मतलब ऐसा है कि इनके कॉम्बिनेशन से ही ये सब बने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्यूलिन, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रन। डाइसैकेराइड्स में जो माल्टोस है वो ग्लूकोज की ही 2 यूनिट से के कॉम्बिनेशन से बना है। डाइसैकेराइड्स को अगर याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक है डी मार्ट लैक शुगर। तो डी से ये हो गया डी, MART होता है, वो LT से याद रख सकते हैं। MALT, RT सिमिलर साउंड कर रहा है। डी माल्ट लैक शुगर, वहां पर मतलब डी मार्ट जो स्टोर है शुगर की, वहां पर कमी हो गई है। लैक शुगर से सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड्स को अगर याद रखना है तो इनकी डिटेल्स में ब्रांचिंग वगैरह और किस किस से बने होते हैं वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च, बेसिक इंफॉर्मेशन सबके बारे में होनी चाहिए। स्टार्च जैसे कि प्लांट्स में, हमारे एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म क्या होती है, ग्लाइकोजन, वैसे ही प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स का। मतलब एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च किससे बने, कौन से मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज से। बट इसमें दो दो वैरायटीज है, मतलब स्ट्रक्चर में, या तो अमाइलोज होगा या तो अमाइलोपेक्टिन होगा। अमाइलोज रेफर्स टू स्टार्च और इसीलिए याद रखना अमाइलोज सिंपल वाला है, अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, ठीक है। अल्फा 1,4 लिंकेज अमाइलोज में होती है, एंड अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 लिंकेज देखी जाती है। ये MCQs में पूछा जा सकता है। तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है और ये इन दोनों से मिलके बना है। अमाइलोज तो लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर है, और साथ में इसमें इसलिए ब्रांचिंग एंड्स बेसिकली जो होते हैं ना अमाइलोपेक्टिन में, ब्रांचिंग शो हो गई अमाइलोपेक्टिन में। तो जैसे ही जो ब्रांच एंड होंगे स्ट्रेट में तो एक ही लिंकेज पॉसिबल है, अगर ब्रांचिंग पॉसिबल होगी तो बीच में जो ब्रांचिंग एंड्स होंगे ना वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, वैसे तो अल्फा 1,4 होती है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल्स में स्टोरेज वाला है, हमें पता ही है ऑलरेडी। कहाँ स्टोर होता है, लिवर और स्केलेटल मसल में, और इसमें इट पोजेसेस हाई ब्रांचिंग, मोर हाईली ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। सेल्यूलोज, अब प्लांट्स में स्टोरेज की फॉर्म में तो स्टार्च था, स्ट्रक्चर प्लांट का फॉर्म करने वाला कौन सा पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज। और तभी हम कुछ ग्रास वगैरह खा नहीं सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, और डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, क्योंकि बीटा लिंकेज जो होता है ना उसको तोड़ना, बीटा बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारे पास वैसे एंजाइम्स भी एब्सेंट है। तो इसकी लिंकेज भी ऐसे याद रखना, बीटा 1,4। नेक्स्ट इन्यूलिन किस फ्रक्टोपॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। बहुत सारे फ्रक्टोज कंबाइन करके इन्यूलिन बनाते हैं और हमें पता ही है ये जीएफआर के लिए यूज होता है। वैसे तो इतना रिलायबल मेथड नहीं है इन्यूलिन से टेस्ट करना। बेटर इज कि क्रेटिनाइन कोई मेजर कर ले, क्योंकि वो नेचुरल होता है और क्लियरेंस बेटर होता है। नेक्स्ट डेक्स्ट्रान, ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड करने में काम आता है और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, लैक्टोज में बीटा 1,4 और सुक्रोज में दो बेसिकली लिंकेज है, एक अल्फा और बीटा। 1,2 तो नॉर्मल पे और नॉन रिड्यूसिंग पे बीटा। ग्लाइकोजन में अल्फा 1,6 लिंकेज, ये भी याद रखनी है सारी लिंकेजेस। स्टार्च की मैंने ऑलरेडी बता दी। ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग 1,6 है, ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अल्फा 1,6। देन सेल्यूलोज का कर दिया मेंशन मैंने, ठीक है। इन्यूलिन और डेक्स्ट्रान में तो कुछ नहीं याद रखना ऐसा। रह किसकी गई थी, सुक्रोज मैंने मेंशन नहीं किया था, तो सुक्रोज की यहाँ लिख दिए। अब इसमें से याद रखना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन है हमारे प्रैक्टिकल्स में, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स पॉजिटिव देती हैं। तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया कि रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल याद रखने के लिए ट्रिक है रेड फॉर रिड्यूसिंग, तो रेड फ्लैग ट्रिक है। एफ फॉर फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। मेनली ये लिखने को आए तो रिड्यूसिंग शुगर्स तो यही लिख सकते हैं एग्जांपल्स। वैसे माल्टोज और ग्लूकोज तो है ही हमें पता, ठीक है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सुक्रोज में ये बीटा वाला पार्ट जो था, बीटा लिंकेज थी, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब कार्ब्स में दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं हम, आइसोमेरिज्म पे। सबसे पहले एनांशियोमर्स किनको बोलते हैं, ये बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज से भी आपको पता होगा कि ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की। मिरर में जैसे ना इमेज लेटरली इन्वर्ट कर जाती है, जैसे डी ग्लूकोज मतलब राइट वाला, एल लेफ्ट वाला, एल ग्लूकोज, दो फॉर्म्स है ना। तो मिरर इमेज मतलब इस साइड राइट साइड जो है वो इसमें लेफ्ट साइड चला जाएगा और इसके लेफ्ट साइड जो है वो यहाँ राइट साइड हो जाएगा। ये ग्रुप्स तो यहीं रहेंगे, ये इतने पोर्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट एपिमर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक कार्बन में फर्क हो, पूरा स्ट्रक्चर सेम हो अगर। पर ये जो एनांशियोमर थे वो तो ग्लूकोज की दूसरी फॉर्म्स है, पर एक भी अगर कार्बन पे जो एटम जो भी ग्रुप प्रेजेंट है वो चेंज कर दिया गया तो उससे ना काफी डिफरेंस आ जाता है, कंपाउंड ही बदल जाता है। इनके तो ये है तो दोनों डी फॉर्म्स ही, पर मैनोज बन जाएगा ये, क्योंकि जो सेकंड कार्बन होता है C2 उस पर डिफर करेंगे कौन, ग्लूकोज और मैनोज। यहाँ पर OH प्रेजेंट है राइट साइड पर और यहाँ OH लेफ्ट साइड पर है। तो मैनोज में ऐसा उल्टा होता है, वैसे तो यहाँ यहाँ OH आते हैं ना इस साइड ज्यादातर, तो मैनोज में OH इधर चला जाएगा। एनोमर्स उनको बोलते हैं जो एनोमेरिक कार्बन पर डिफर करें।
ये रहा जो फर्स्ट वाला कार्बन है ना, उसमें OH की जगह अगर H प्रेजेंट हो जाए ना, वैसे तो OH नीचे आता है, इसमें उल्टा हो गया, फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर H हो गया, ऊपर OH हो गया। तो ये तो ग्लूको पायरेनॉज वाली रिंग थी ना, अल्फा डी ग्लूको पायरेनॉज था, क्योंकि रिंग है इसलिए पायरैन स्ट्रक्चर हो गया। पर ये अगर ऐसा उल्ट नहीं हो जाए, इसका एनोमर बना दिया जाए, तो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। और ग्लूकोज और मैनोज में ये C2 एपिमर्स थे, ये मैंने एपिमर्स में बता दिया था ऑलरेडी। कौन से कार्बन पर डिफर कर रहे थे, कार्बन नंबर सेकंड पर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम करेक्ट है कि सेकंड वाले कार्बन पर ग्रुप चेंज हो जाता है। तो OH यहां पर इस साइड है, बट यहां पर तो C2 पे डिफरेंस मतलब कि ये जो पहले वाले ये वाले सेकंड वाले कार्बन पर OH था ना, वो यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर H है। वो OH कहाँ गया, वो चला गया फर्स्ट कार्बन पे। तो डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसका ये स्पेसिफिकली मतलब है कि यहाँ से ये जो सेकंड पर OH था उसको हटा दिया गया और वो फिर ऊपर चला गया। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी आपस में एपिमर्स होते हैं, पर ग्लूकोज और मैनोज सेकेंड कार्बन पे थे, तो और ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस पे होंगे, फोर्थ कार्बन पर। क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले कार्बन पर। यहां से ये रफ, यहां पर क्या होगा, OH और H की ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। ये OH इधर हो गया, राइट और लेफ्ट हो गया, मतलब इसमें तो एपिमर कैसे हैं कि C4 पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। ग्लूकोज और मैनोज में क्या था, C2 पर डिफरेंस था। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के आपस में एपिमर्स होंगे, तो नहीं। ग्लूकोज और सॉरी मैनोज और गैलेक्टोज के आपस में एपिमर्स होंगे, तो ऑब्वियसली नहीं। ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग बनती है और फ्रक्टोज की रिंग को फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। अब म्यूटा रोटेशन किसको बोलते हैं, मतलब अल्फा फॉर्म को अगर बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज था, ठीक है, ये सारे ना जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, इन सब के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो अल्फा को इसमें बनाना पड़ेगा, फिर इससे बीटा बनेगा। कैसे, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ से OH को ऊपर भेज देंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो बीटा फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैग्स, ग्लाइकोसमाइनो ग्लाइकन्स। क्या होते हैं ये, बेसिकली अनब्रांच्ड है, इनमें कोई ग्लाइकोस, जैसे ग्लूकोज से सिमिलर शुगर से को रेफर कर रहा है वो, अमाइनो हमें पता है अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन्स तो पॉलीसैकेराइड्स हैं बेसिकली ये, और कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, हाइल्यूरोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है, जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है। आईज के बीच में विट्रस ह्यूमर है, जो फ्लूइड जो भरा होता है, कभी रिप्लेस नहीं होता, जो कि आई वाला है ना, तो उसमें क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड उसकी कॉम्पोजिशन में, विच इज नथिंग बट गैग। अब हेपेरिन के बारे में याद रखना कि ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। मैंने ब्लड फिजियो वाली वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें ऑलरेडी ये बता दिया है। और हेपेरिन के बारे में, ओनली सल्फेटेड गैग विच इज नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जितने भी सारे सल्फेट, ये सब कैसे हैं, सल्फेट कंटेन करने वाले गैग्स हैं। तो जितने भी सल्फेट कंटेन करने वाले ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। बट क्या हेपेरिन कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो नहीं होता ये।
बेसिकली ये तो सेल्स सेक्रेट करते हैं ना, ये हमें ऑलरेडी पता है ब्लड फिजियो से। WBC सेक्रेट करेंगे ना नेचुरली, टिश्यू का कंपोनेंट नहीं है। और कौन से होते हैं? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। क्योंकि डर्मेटिन सल्फेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था एक पॉइंट, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है ये, है ना। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, ठीक है, मतलब अगर ये गैग्स या तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स में, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो है ना ये बेसिकली उनसे रिलेटेड ही डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब ये डिसऑर्डर किसमें है? लाइजोसोम्स हमने सुने हुए हैं, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली। लाइजोसोम स्टोरेज का काम नहीं कर पा रहा क्योंकि गैग्स अब खराब हो चुके हैं, डिफेक्टिव या डिग्रेडेड गैग्स की वजह से लाइजोसोम स्टोर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ओसिस इज अक्यूमुलेशन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का अक्यूमुलेशन हो गया, क्योंकि पहले लाइजोसोम जिनको स्टोर कर रहे थे वो स्टोर नहीं हो पा रहे और वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं ड्यू टू प्रॉब्लम इन द गैग। तो टाइप 1, कैटेगरी 2, ऐसे फर्दर इसकी बहुत सारी 5 के अराउंड कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी में अलग अलग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। उसमें से मेनली हमें 2 डिजीज याद रखने हैं, एक हर्लर और एक हंटर। तो हंटर को ऐसे याद रखना कि हंटर शिकारी होते हैं और मेनली मेल्स होते हैं, एक्स लिंक्ड। तो मेल्स यूजुअली, जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा, लाइक जो अर्ली मैन होता था वो मेल, वो शिकार करता था, और अगर हंटिंग करनी है, कोई एनिमल भी हंटिंग करता है तो उसका विजन बड़ा क्लियर होता है, आसानी से वो देख पाता है। तो नो कॉर्नियल क्लाउडिंग, मतलब अक्यूमुलेशन तो होगा पर वो कॉर्निया में नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लियर विजन होगा। हर्लर ऑटोजोमल रिसेसिव है, वेरस हंटर हमें पता है एक्स लिंक्ड मेल वाला। हर्लर में कॉर्नियल क्लाउडिंग प्रेजेंट होती है और हर्निया भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन फीचर क्या है इसमें दोनों में कि हेपेरन सल्फेट, ये जो मैंने पीछे बताया, और डरमेटन सल्फेट, इनका अक्यूमुलेशन होता है और अक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि ये दोनों जब एक साथ अक्यूमुलेट होते हैं किसी भी कैटेगरी का, चाहे म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हो, मेंटल रिटार्डेशन होना गारंटी है अगर ये दोनों का अक्यूमुलेशन है। ठीक है, इसमें फेशियल फीचर्स अलग होते हैं। पहले बात करते हैं हंटर की, तो इसमें ये नोज और लिप्स थोड़े अजीब से लगेंगे। ठीक है, हंटर्स डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब एंजाइम कौन सी अक्यूमुलेट होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 है हर्लर, टाइप 2 है हंटर। ठीक है, ये टाइप 1 है और हंटर TR है 2, और हर्लर L अपीयर्स लाइक 1। ठीक है, L कैसा अपीयर कर रहा है यहाँ पर? 1 जैसा, तो ये टाइप 1 म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है। वेराज उसका T अपीयर्स लाइक 2, T साउंड, T से क्या स्टार्ट होता है? 2, तो टाइप 2 वाला हंटर है। एंजाइम की डेफिशिएंसी भी याद रखनी है हमें। ठीक है, टाइप 1 है, इसमें अल्फा L आइड्यूरोनिडेज की डेफिशिएंसी होगी, ये एंजाइम है। वेराज उसमें सिर्फ आइड्यूरोनेट है वहां पे, आइड्यूरोनेट सल्फेटेज है, सल्फेट वाला है ना। तो एंजाइम डिफेक्ट, तो एंजाइम्स का कौन सा डिफेक्ट है? इसमें अल्फा L आइड्यूरोनिडेज है हर्लर में, और आइड्यूरोनेट सल्फेट, सल्फेट वाला किसमें? आइड्यूरोनेट, नाम तो ये तो कॉमन है, उसमें सिर्फ अल्फा L आइड्यूरोनिडेज आएगा, इसमें सल्फेट वाला भी है, तो सल्फेट वाला कौन सा है? हंटर।
एस फॉर सल्फेट, एस फॉर शिकार, मैंने बोला था हंटर करेंगे शिकार, तो सल्फेट, एस फॉर सल्फेट, एस फॉर शिकार। और ये मेल्स हैं तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और आइड्यूरोनेट के आगे सल्फेट आएगा, एस फॉर मैंने बता दिया शिकार। और शिकार करना है तो क्लियर विजन होना पड़ेगा। कॉर्निया में अगर क्लाउडिंग होगी तो देखने में दिक्कत आएगी, विजन क्लियर है तो इसलिए कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होगी, ठीक है। और हर्निया हंटर में एब्सेंट होता है, हर्निया हर्लर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सब कुछ एब्सेंट एब्सेंट और हर्लर में प्रेजेंट, दोनों, चाहे कॉर्नियल क्लाउडिंग हो चाहे हर्निया हो। तो स्पॉटिंग में अगर पहचानने को आए ना, तो हर्लर ऐसे पहचानने की यहाँ पर ना फ्रंटल पार्ट में माथे पे ये सब कुछ बाहर से निकला होगा, तो बॉसिंग बोलते हैं इसको। और साथ में टंग भी बाहर निकली होगी, टंग तो इसमें ऐसे दोनों में दिखाई हुई है खराब, पर अगर टीथ दिखे ना स्पेसिफिकली तो वो हर्लर है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हर्लर की। अब बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की, ग्लट। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के अलग अलग टाइप होते हैं, 5 टाइप हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, 1 2 3 4 5, और इनके ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। भारत की बीएसएफ, हमारे इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती है ना, बीएसएफ। तो बी फॉर भारत, बी से याद रखना ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ साथ आरबीसी भी आ जाएगा, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड से ही रिलेटेड है आरबीसी, तो ये याद ही रहेगा। ग्लूट इनमें आरबीसी में और ब्लड ब्रेन बैरियर में, बी फॉर भारत, बी फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, इसमें ग्लूट 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। के भारत की बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं इनमें आर्मी वाले जो होंगे, है ना, तो के आई से किडनी याद रखना है, किडनी में कौन सा होगा, ग्लट 2 होगा। वेराज ग्लूट 2 और कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि लिवर में कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है और पैंक्रियाज में कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। इसका डायरेक्ट क्योंकि डायबिटीज से एप्लीकेशन है, तो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में ग्लट 2 होता है, ठीक है। बीटा सेल्स क्या सेक्रेट करेंगे, इंसुलिन। मैंने ट्रिक डायबिटीज वाली वीडियो में बताई थी, अ ग्लू इन बिन। तो ए फॉर अल्फा, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, बी के बिन के बी से, और आयन से इंसुलिन। और कहाँ होता है ग्लट 2, इंटेस्टाइन में, ये भी याद रखना, ठीक है। और थर्ड क्या आता है, बी से, बीएसएफ पे आ गए अब हम, बी फॉर ब्रेन, ब्रेन का सबसे आसान है, ग्लट 3 होगा इसमें, ठीक है। दोनों बी में अगर कंफ्यूजन हो तो भारत बड़ा वर्ड है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी बड़ा वर्ड है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फर्स्ट है, इंडिया में सोल्जर्स ने बहुत खून बहाया है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर भारत, और साथ में ब्लड से रिलेटेड आरबीसीज भी हैं, ठीक है। थर्ड वाला फिर ग्लट 3 क्या है, ग्लट 3 इज फॉर ब्रेन। बीएसएफ में एस क्या है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में ग्लट 4, और एफ फॉर फ्रक्टोज, इसमें ग्लट 5। ग्लट 4 और कहाँ होता है ये भी याद रखना है, एडिपोज टिश्यू में भी होता है, ठीक है। ग्लट 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू अपार्ट फ्रॉम स्केलेटल मसल। तो ये 4, जैसे मैं अगर ए लिखूं और 4 लिखूं तो ये कुछ सिमिलर है ना, तो ऐसे भी रट सकते हैं, वैसे ये खराब ट्रिक है बट एटलीस्ट याद रहेगा। एडिपोज टिश्यू में होता है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट
इस चैप्टर का आधा पार्ट हो गया कार्ब केमिस्ट्री, अब है कार्ब मेटाबॉलिज्म बचा। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली पूरी पूरी साइकिल्स की जगह मैंने इनके मेन की पॉइंट्स लिख दिए कि कहाँ पर होता है, कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड है, रिवर्सिबल है कि नहीं, वो सब, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हर एक का। ग्लाइकोलाइसिस सबसे बेसिक रिएक्शन है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बेसिकली, और हर सेल करेगा ऑब्वियसली, है ना। और ये मेजर एटीपी सोर्स है आरबीसीज के लिए, क्योंकि आरबीसीज ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी डिराइव करेंगी, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ग्लूकोज सबस्ट्रेट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लूकोज का लाइसिस ब्रेकडाउन है। इसमें एंड प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है कि एब्सेंस में। एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट बनता है, एंड एनारोबिक में लैक्टेट, लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन, लैक्टेट। रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस की फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू वाइवा इन सब में पूछी जाती है, PFK1। और ये कौन से स्टेप पे एक्टिवेट होती है? थर्ड वाला जो स्टेप है ना ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल एंजाइम्स हैं। PFK1 हो गई, पायरुवेट जो इरिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में कुछ स्टेप्स में हमें पता है कि ये वाली एरो बनती है नॉर्मल, और कईयों में ये दो वाली, तो इरिवर्सिबल स्टेप्स वाली एंजाइम्स PFK1 है, पायरुवेट काइनेज है, और फर्स्ट जो ग्लूकोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज, ये दोनों आइसो एंजाइम्स है ना। हेक्सो ग्लूकोकाइनेज एक लिवर में प्रेजेंट होती है, एक बाकी सेल्स में। ठीक है, जो भी ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस हैं वो इंसुलिन से स्टिमुलेट होते हैं मेनली, तो ये भी इंसुलिन से स्टिमुलेट होता है। और कौन स्टिमुलेटर्स हैं इसके? 26BP या BPG, AMP, ADP, ये इसके स्टिमुलेटर्स हैं। whereas ATP और सिट्रेट ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। अब इसके एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। एरोबिक में 8 ATP बनते हैं, और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन हो। एनारोबिक मतलब एक्सरसाइज, जब ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, हाई एक्सरसाइज कंडीशन, हाइपोक्सिया हो गया। और ये जो पायरुवेट बनता है एरोबिक में, वो TCA साइकिल में चला जाता है फर्दर, तो TCA में जाने के बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। और ये जो सारी एंजाइम्स है उसमें से जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है ना, उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया मैंने ऑलरेडी ब्लड वाली वीडियो में कराया है, तो उसमें पायरुवेट काइनेज का ही एप्लीकेशन आ गया। और PFK1 की डेफिशिएंसी से नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट, PFK अगर जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वो डेफिशिएंट हो जाए तो टॉरीज डिजीज। सो टॉरीज डिजीज बेसिकली ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, और ये PFK1 की डेफिशिएंसी से हो रहा है। नेक्स्ट TCA अब स्टार्ट होगी। मैंने बताया था जो पायरुवेट है TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम A सबस्ट्रेट है TCA का। ये कहाँ होती है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सारे जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले एरोबिक सेल्स हैं उनमें होती है ये। एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? C कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और साथ में क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको कौन सी साइकिल भी बोलते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल को ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ATP इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं, 12 ATP पर एसिटाइल कोलिन A। ADP इसका स्टिमुलेटर है, इनहिबिटर
वही सेम है, एटीपी, एनएडीएच, सिट्रेट। ठीक है, ये फाइनल कॉमन पाथवे होता है कार्ब, फैट, प्रोटीन, सीपीएफ सबका मेटाबॉलिज्म में बाद में क्रैब में जाते हैं सारे। और ये एम्फीबॉलिक होता है, मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म के एम्फी मीन्स टू, बॉलिक मेटाबॉलिक को रेफर कर रहा है, मतलब एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, ब्रेक डाउन सिंथेसिस भी हो रहा है, और ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है बायोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट, बेसिकली इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एसिडाइल कोएंजाइम है उसका फर्दर बहुत ज़्यादा सिंथेसिस में रोल है। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एचएमपी शंट, पीपीपी, ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है लाइक ग्लाइकोलाइसिस। इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एचएमपी में जाएगा और बनाएगा एनएडीपीएच और राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इसकी रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है G6PD। NADP प्लस इसका स्टिमुलेटर है और NADPH इसका इनहिबिटर है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट, ये कई बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स में कि तो HMP शंट किस लिए हेल्पफुल है। तो इसके जो बन रहा है ना NADPH, उसके फर्दर एप्लीकेशन जैसे NADPH फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में मैंने बताया था, और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस। और NADPH ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल्स मेंटेन करता है। ग्लूटाथियोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, जो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज है उसकी कोएंजाइम कौन सी होती है, विटामिन B2 इसमें होता है। और कौन से ऐसे विटामिन है जो हेल्प करते हैं ग्लूटाथियोन लेवल्स के मेंटेनेंस में, दे आर विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड और सेलेनियम, एसेंशियल मिनरल्स में आ जाता है ये। और रेस्पिरेटरी बर्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये NADPH रिक्वायर्ड होता है क्या एग्जैक्टली, इसे ऑक्सीडेटिव बर्स्ट प्रोसेस भी बोला जाता है, जब बेसिकली ना जो फैगोसाइटोटिक इम्यून WBCs होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस ने अगर कोई पैथोजन को एंगल्फ किया तो एक तरह का ना रिएक्शन होता है, वो ना ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनको कंज्यूम कर लेते हैं साथ में। और क्या एप्लीकेशंस हैं, जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, ये NADPH भी बना रहा है और राइबोज 5 फॉस्फेट भी बना रहा है। NADPH की हमने देख ली एप्लीकेशंस की, ये फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड सिंथेसिस में रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल्स को मेंटेन कर रहा है और रेस्पिरेटरी बर्स्ट में हेल्प कर रहा है। अब राइबोज 5 फॉस्फेट भी बन रहा था, उसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। जो प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स हैं उनके सिंथेसिस में इनका रोल है। तो जेनेटिक्स में ये ऑलरेडी मैं डिटेल में कराऊंगा ना, ये ऑलरेडी हमने जेनेटिक्स में किया हुआ, आगे मैं वीडियो भी बनाऊंगा जेनेटिक्स में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी, ठीक है, इससे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, HMP शंट में NADP प्लस की रिक्वायरमेंट होती है और NADPH बनता है। ठीक है, NADPH इसका प्लस इसका स्टिमुलेटर था। एंजाइम डिफेक्ट से एनीमिया। अब नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं। ये लिवर और किडनी के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों कंपार्टमेंट्स में होता है। सबस्ट्रेट्स हैं लैक्टेट, एलेनिन और ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किस किस से नहीं हो सकता, एसिटाइल एंजाइम A और फैटी एसिड से, क्योंकि पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम में जो कन्वर्जन है इरिवर्सिबल है, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A से पायरुवेट नहीं बनेगा, तो पायरुवेट नहीं बनेगा तो फिर से ये ग्लूकोज से बनता है ना, तो पायरो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये फर्दर ग्लूकोज को नहीं बना पाएगा, एसिटाइल कोलिन A ही रह जाएगा। नेट ग्लूकोज फैटी एसिड से नहीं बन पाता। बेसिकली जब बहुत ही स्टार्व्ड कंडीशन है तो दोबारा से
स्टार्व वाली स्टेट है तो ग्लूकोज के रिजर्व खत्म हो गए, तो लिवर और किडनी, लिवर मेनली एक्शन में लेता है कि अमाइनो एसिड्स हैं जैसे जो एलेनिन हो गए और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इनको यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए अब ग्लूकोज का जनरेशन हो जाएगा। इसकी रेट लिमिटिंग एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। और कौन सी एंजाइम्स होती हैं इसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होती है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्सी के। और ये कौन स्टिमुलेट करता है? ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल। क्योंकि फास्टिंग स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए इसलिए ग्लूकागॉन अपना एक्शन करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को करवाएगा ताकि ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रह पाए। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है एक तरह की, तो कॉर्टिसोल भी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा और इसको प्रमोट करेगा। फिर एज इंसुलिन हमें पता है इसका ऑपोजिट होता है। तो इंसुलिन तो क्या कहता है कि ब्लड से ग्लूकोज निकले और वो सेल्स में जाए, सेल अपटेक करे। तो इंसुलिन के लेवल अगर हाई होंगे जो कि फैट स्टेट में होते हैं, तो फैट स्टेट तो है नहीं, तो स्टारवेशन वाली कंडीशन है, तो इंसुलिन इसमें इसको इनहिबिट कर देता है वैसे। और अल्कोहलिक्स में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस, अल्कोहलिक्स में हाइपोग्लाइसीमिया इस वजह से कॉमन हो जाता है क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा तो हाइपोग्लाइसेमिक होकर चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसमें एनर्जी भी कंज्यूम होती है बॉडी की 6 एटीपी इक्विवेलेंट्स के अराउंड, और ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में मैंने बता दिया मेंटेन कर रहा है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अब ग्लाइकोजेनेसिस ये भी लिवर और मसल्स में होता है। मतलब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसका? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। रेट लिमिटिंग एंजाइम आसान सी है, ग्लाइकोजन सिंथेस फॉर्म कर रहे, सिंथेसिस कर रहे, तो सिंथेस किसका? ग्लाइकोजन का। और इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है क्योंकि जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो अल्फा 1,6 ब्रांचेस बना देती है इसमें। कि ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये प्रोसेस उल्टा है उसका। ग्लाइकोजन तो स्टोर कर रहा है ना, तो ये तो एक तरह का सेल्स का फायदा, वो तो सेल्स का फायदा कौन कराता है? इंसुलिन, तो स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। और ग्लूकागॉन तो ब्लड में मेंटेन करता है, इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन। तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो खाने के बाद अगर स्टोर हो जाए आफ्टर मील्स, तो उसके लिए ये प्रोसेस लिवर को करवाना पड़ेगा और इंसुलिन इसमें पूरा हेल्प करेगा। और ग्लाइकोजन अगर ढंग से स्टोर ना हो पाए तो जीएसडीज मैंने ऑलरेडी कराए हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। तो एंजाइम, ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस वगैरह, इनकी जो एंजाइम्स हैं पाथवे की, उसमें डेफिशिएंसी की वजह से ग्लाइकोजन को स्टोर करने के डिसऑर्डर होता है। कुछ लोग ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर पाते, मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाते। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये भी आसान सा है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ये भी लिवर और मसल में होगा। मतलब ऐसा है कि पैसा हो गया हमारा ग्लूकोज, उसको हमने बैंक में डाल लिया। बैंक कौन है? लिवर है। अब हम उसको कभी भी चाहें, मतलब एक्सेस जो हमारे पास पैसे बचे उसको, या फिर कोई भी सामान है लाइक उसको कहीं जैसे लॉकर वगैरह में रखते हैं गोल्ड वगैरह को, तो वैसा उसको हमने लिवर उसको स्टोर कर लिया। अब जब एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी टाइम उसको निकाल सकते हैं, या फिर एफडी करवा ली, एफडी को कभी भी तोड़ा जा सकता है। वैसे ही ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट करना इज लाइक एन एफडी, तो उसको तोड़ लेंगे तो कभी भी निकाल सकते हैं हम एनर्जी के लिए ग्लूकोज अगर हमें चाहिए। तो सबस्ट्रेट इसका ग्लाइकोजन होगा क्योंकि ग्लाइकोजन का ही लाइसिस करवाना है, ये साइटोप्लाज्म में होगा। अब एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज आ गया ना, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट का एडिशन, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। रेट लिमिटिंग एंजाइम हमें पता ही है क्या होती है, जिस पे पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर वो उसमें स्लो डाउन हो जाए कुछ तो पूरा रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। डी ब्रांचिंग जो बेसिकली अल्फा 1,6 जो ब्रांचेस हैं ब्रांचिंग को हटाएगी, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन में हमें पता है ब्रांचिंग होती है।
इसमें दो एंड्स मैंने बताए थे, एक तो नॉर्मल स्ट्रेट एंड पे अल्फा 1,6 4 और दूसरे ब्रांचिंग एंड्स पे 1,6 लिंकेज। तो ब्रांचिंग वाली को हटाना है हमने, तो डी ब्रांचिंग वाली एंजाइम चाहिए। तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें कहाँ है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने की नीड है। तो लिवर मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन, एक्सेस ग्लाइकोजन है वो मसल खुद ही यूटिलाइज करती है, ब्लड में नहीं भेजती, कि मसल को भी तो कई बार एनर्जी के लिए उसके पास खत्म हो जाती है, वो अपनी ही ग्लाइकोजन को यूज करती है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, ये फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वॉन गर्क डिजीज। वॉन गर्क डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या फिर डिफेक्ट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो ठीक है, ग्लूकागॉन जिसको स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन उसका ऑपोजिट है बिल्कुल। नेक्स्ट, फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? हमें पता है फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होती है, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फ्रक्टोज यूरिन में आ जाएगा, मतलब फ्रक्टोज यूरिया। और ज्यादा फ्रक्टोज यूरिया होता है तो वो बेनाइन है, मतलब ट्यूमर कॉजिंग। एल्डोलेज भी एक एंजाइम होती है, उसकी डेफिशिएंसी से फ्रक्टोज इनटॉलरेंस हो जाती है। जैसे कई लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस होते हैं, वैसे फ्रक्टोज की भी इनटॉलरेंस होती है। किस एंजाइम की वजह से? एल्डोलेज बी। एल्डोलेज बी क्योंकि कन्वर्जन, अगर ग्लाइकोलाइसिस का अगर आपको स्टेप याद है, तो एल्डोलेज बी कहाँ पर होती है? जब बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ना होता है, तो तब डीएचएपी वगैरह में है ना, तो फ्रक्टोज ये वाली एंजाइम थी एल्डोलेज बी। अगर एल्डोलेज बी नहीं है तो वो फ्रक्टोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा और फ्रक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाएगी बॉडी, और ये जेनेटिक होती है इसकी डेफिशिएंसी। हेरिडिटरी जो जेनेटिक फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, उसकी वजह से फ्रक्टोज लेने के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर एकदम से लो हो जाएगी, क्योंकि फ्रक्टोज एफ, फ्लैग के एफ, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, तो बेनेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म अगर देखें तो वही ये किस में हो रहा है, गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लिवर। तो गैलेक्टोजेमिया, ब्लड में इसका ज्यादा एक्यूमुलेशन, वैसे तो लिवर में स्टोर है बट ब्लड में एक्यूमुलेशन हो गया क्योंकि गोल्ट डेफिशिएंसी। लेकिन तो ये एंजाइम डेफिशिएंसीज की बात हो रही है, जैसे ये जो गैलेक्टोकाइनेज है, ये इसकी डेफिशिएंसी से कैटरैक्ट भी हो जाता है। कैटरैक्ट में बेसिकली डायबिटीज में कैटरैक्ट देखा जाता है, क्योंकि एक्सेस जो ग्लूकोज है ब्लड का, वो सॉर्बिटॉल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कैटरैक्ट कॉज कर जाता है। इन्फेंट्स में हो रहा है अगर कैटरैक्ट, तो गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। गैलेक्टोसीमिया ये भी कैटरैक्ट कॉज कर सकता है। एक्सेस जो गैलेक्टोज है उसका एक्यूमुलेशन कॉर्निया वगैरह में होगा या फिर लिवर में होगा, तो उसकी वजह से हिपेटोमेगैली, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस, ये सब ये हमने डिटेल में ऑलरेडी करा हुआ है, जॉन्डिस वगैरह है ना। तो अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि ब्रेन का मेजर फ्यूल ग्लूकोज होता है नॉर्मल कंडीशन में, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम ना हो, कीटोन बॉडीज प्रेफर नहीं करता ब्रेन। अब जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें अगर वेट कम किया जाए तो ग्लूकोज की टॉलरेंस, जो जीटीटी करवाते हैं ना टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो इम्प्रूव होगा अगर वेट कम कर दिया जाए। हमें पता ही ऑलरेडी टाइप 2 में वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग वाला एंड एल्फा 1,6 है। लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, C2C4 एपिमर मैंने बताई दी थे, 2 वाला मैनोज है, 4 वाला गैलेक्टोज है। So that's all for this chapter from my side. Thank you.